नमस्कार साथियों, मैं सूरज प्रताप सिंह विधिक शिक्षा के इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने जन सामान्य के मुद्दे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के ऊपर चर्चा करूंगा। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करूंगा और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट से संबंधित कोई भी डाउट आपके मस्तिष्क में नहीं रह जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम आरटीआई एक्ट के आवेदन कहाँ पे कर सकते हैं, आवेदन के साथ शुल्क कितना लगेगा, आवेदन की प्राप्ति कैसे होगी, आवेदन कितने दिनों के अंदर आपको मिल जाना चाहिए, आवेदन न देने के ऊपर दंड क्या होगा, इन सभी विषयों से जुड़े हुए तरह तरह सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए साथियों, तब चर्चा करते हैं हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हम जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस किस प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, धारा 6 के अंतर्गत हम किसी भी बैंक, किसी भी कार्यालय यथा रेलवे, डाकघर, राज्यों के कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय और भी अन्य कार्यालयों से वहाँ के संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन हर कार्यालयों में एक जन सूचना अधिकारी, जिसे हम लोक सूचना अधिकारी भी कहते हैं, को नियुक्त किया जाता है। किसी भी सक्षम कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए हमें उस कार्यालय में जन सूचना अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देना होता है। यह आवेदन 3 प्रकार से दिया जा सकता है। यह आवेदन लिखित रूप में हो सकता है, यह आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और यह आवेदन मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि जन सूचना की आवेदन को देने के लिए कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं है। उसे आप एक सामान्य तौर पर लिख के एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में आप सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक मौखिक आवेदन की बात है तो आपको करना यह है कि आप उस संबंधित कार्यालय में जाएंगे और लोक सूचना अधिकारी के समक्ष जाकर उनसे आप कहेंगे कि आपको मौखिक आवेदन करना है। लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन को लिपिबद्ध करेगा और वो फिर आपको उस आवेदन को पढ़ के सुनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने जो कहा है वही उस आवेदन में लिखा गया है तो आप उस पर अपनी सहमति देकर उसे आप उस अधिकारी के समक्ष जमा कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके अंतर्गत हर भारतीय को यह अधिकार है कि वो सरकार से, सक्षम अधिकारियों से या जो भी संबंधित कार्य चल रहे हैं उसके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे अगर कोई सरकारी ठेके का काम चल रहा है तो एक जन सामान्य व्यक्ति भी यह जान सकता है कि उस ठेके में कितनी रकम लगी है, उसका काम कैसे हुआ है, उसका भुगतान कैसे किया गया है, ताकि उसे भी ये पता चले और भी अन्य जानकारियाँ वो प्राप्त कर सकता है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कारगर हथियार संसद के द्वारा हम जन सामान्य भारतीयों को प्रदान किया गया है। दोस्तों, साथ ही आप आवेदन का प्रारूप यानी एप्लीकेशन फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे कि आवेदन के साथ शुल्क कितना लगेगा। सामान्य तौर पर सूचना प्राप्त करने के लिए आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्टल ऑर्डर नहीं है तो आप 10 रुपये का नोट अपने आवेदन के साथ नत्थी कर सकते हैं। नंबर 2, आपको अगर सूचना अधिकारी का नाम नहीं पता है तो आपको पोस्टल ऑर्डर पे उसके नाम की जगह को ब्लैंक छोड़ देना है, बाकी जानकारियां आपको भर देनी है, तब भी आपको सूचना दी जाएगी। अब इसमें एक विशेष शुल्क आता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए कई बार आपको अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता है। जैसे अगर आप सूचना CD, पेन ड्राइव या फोटोकॉपी के माध्यम से मांगते हैं तो आपसे अधिकतम 50 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। 50 रुपये से ज़्यादा का शुल्क किसी भी कीमत पे नहीं लिया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय के द्वारा यह निश्चित किया गया है। ऐसे में आवेदन की गणना, जब भी आपको शुल्क जमा करने की बात हुई होगी तो ऐसे में आवेदन की गणना शुल्क जमा करने के दिन से की जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 7 के अंतर्गत अगर मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 21 आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है तो आपको सूचना 48 घंटे के अंदर यानी आपको 2 दिन के अंदर वो सूचना किसी भी कीमत पर प्राप्त होगी। आगे देखते हैं कि अब सूचना कितने दिनों के अंदर आपको प्राप्त होगी। सामान्य तौर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी के पास
केवल 30 दिनों का समय होता है, यानी 30 दिन के अंदर उसके ऊपर बाध्यता होती है कि वो आपको सूचना दे। अगर आपको 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी, जो उस जन सूचना अधिकारी से बड़ा अधिकारी होता है, उसके यहाँ आवेदन करते हैं, जिसका ड्यूरेशन आपको सूचना प्राप्त न होने के अगले 30 दिन का होता है। यानी आपके आवेदन देने के से 60 दिन या आपके आवेदन देने के 30 दिन बाद का अगला 30 दिन के अंदर आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपनी सूचना देनी होती है। और अगर आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ से भी संतुष्टि भरा जवाब या आवेदन या सूचना आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप उसकी अपील सेकंड अपीलीय अधिकारी, जो राज्यों में राज्य सूचना आयुक्त और केंद्र के मामलों में केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद का अधिकारी होता है, के यहाँ अपील कर सकते हैं। द्वितीय अपील फाइनल अपील होती है, इसके बाद कोई अपील नहीं होगी। द्वितीय अपील करने का टोटल समय निर्धारित है 90 दिन। आइए दोस्तों, तो अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि आपको कब सूचना निःशुल्क प्राप्त होगी। इस अधिनियम के धारा 7 के अंतर्गत बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के किसी व्यक्ति को अगर सूचना चाहिए तो उसे निःशुल्क सूचना प्राप्त होगी। तथा दूसरी व्यवस्था यह है कि अगर आपको सूचना अधिकारी के द्वारा कोई भ्रामक सूचना, गलत सूचना, असत्य सूचना या जानबूझकर सूचना में देरी की जाती है, इस प्रकार की अवस्थाओं में आपको निःशुल्क सूचना प्राप्त होगी। आइए देखते हैं कि अगर सूचना अधिकारी सूचना न दे या सूचना देने में असमर्थ हो तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अगर सूचना अधिकारी सूचना देने में असमर्थ है तो उसे इस बात का कारण बताना होगा कि वह सूचना देने में क्यों असमर्थ है, और साथ ही साथ उसे ये भी बताना होगा कि इस सूचना का ब्यौरा वो कहाँ आगे दिया जा सकता है, कहाँ इस सूचना की अपील की जा सकती है। अगर सूचना अधिकारी यह जानता है कि सूचना कौन दे सकता है तो सूचना अधिकारी आपके आवेदन को उस सूचना अधिकारी को ट्रांसफ़र कर देगा जिसके पास इस विषय की जानकारी है। जैसे ही ये आपका आवेदन उस सूचना अधिकारी को ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित किया जाएगा, आपको आपका आवेदन उसी सूचना अधिकारी के समक्ष माना जाएगा तथा आपके आवेदन के दिन की गणना उस दिन से की जाएगी जिस दिन आपके आवेदन का स्थानांतरण उस सूचना अधिकारी के पास हो जाता है। साथ ही साथ आवेदनकर्ता को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी कि उसका आवेदन किस सूचना अधिकारी के समक्ष स्थानांतरित किया गया है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सूचना न देने पर क्या दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के धारा 20 में यह प्रावधान है कि सूचना न देने पर, समय के भीतर सूचना न देने पर, भ्रामक सूचना, गलत सूचना या जानबूझकर सूचना न देने पर या सूचना को नष्ट करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। यह दंड 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये तक का हो सकता है, और आपको सूचना न देने पर सूचना अधिकारी को प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी सूचना के प्रकटीकरण से बाध्यता है या कौन कौन सी सूचना नहीं मांगी जा सकती है। तो इस अधिनियम के धारा 8 और धारा 24 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कौन कौन सी सूचना किसी भी आवेदनकर्ता के द्वारा नहीं मांगी जा सकती है। ऐसी सूचना जो भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, सामरिक, राज्य की सुरक्षा, आर्थिक हितों का नुकसान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथा कोई भी ऐसे विदेशी संबंधों इत्यादि पर जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, आपको सूचना नहीं दी जाएगी। नंबर 2, न्यायालय या अधिकरण के द्वारा अगर किसी सूचना को देने में मनाही है तो वो भी सूचना आपको प्राप्त नहीं होगी, अथवा कोई भी ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी जिससे न्यायालय की अवमानना होती है। नंबर 3, भारत के वाणिज्यिक विश्वास, बौद्धिक संपदा या व्यापार की गोपनीयता से संबंधित कोई भी सूचना आपको प्रदान नहीं की जाएगी। नंबर 4, संसद या राज्य विधायिकाओं के विशेषाधिकारों से संबंधित कोई भी सूचना आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई भी ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी जिससे संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकारों का हनन होता हो। कोई भी ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई हो वो आपको प्रदान नहीं की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा से संबंधित ऐसी सूचना जिससे उसके जीवन या शारीरिक सुरक्षा को नुकसान होगा आपको प्रदान नहीं की जा सकती है। कोई भी ऐसी सूचना जिससे किसी अपराधियों को गिरफ्तार करने, उसकी जांच प्रक्रिया और या उसके अन्वेषण में बाधा पहुंचती हो वो आपको प्रदान नहीं की जाएगी। भारत के या राज्य विधायिकाओं के मंत्रिमंडल से संबंधित
कागजात जब तक उनका उपयोग न हो चुका हो से संबंधित आपको सूचनाएं नहीं प्रदान की जाएंगी। कोई भी व्यक्तिगत सूचना जिसका संबंध लोकहित में नहीं है, यानी ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति की केवल एकांतता ही भंग होती है, वो आपको नहीं प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए आप भारत में हुए बलात्कारों का ब्यौरा तो मांग सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं मांग सकते हैं कि किसका किसका बलात्कार हुआ है, उसका पता नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी व्यक्तिगत हानि होगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस अधिनियम के धारा 24 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। इस अधिनियम के धारा 24 के अंतर्गत संगठनों से संबंधित सूचना प्राप्त करने पर रोक लगाई गई है। इसमें इंटेलिजेंस या सुरक्षा से जुड़ी हुई संगठनों की सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे आईबी, रॉ जिसे भारत का खुफिया तंत्र बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग, राजस्व आसूचना निदेशालय जिसे हम शॉर्ट में डीआरआई बोलते हैं, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो जिसे हम शॉर्ट में सीईआईबी बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विशेष सीमांत बल इत्यादि की सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। साथ ही साथ अन्य संगठन जैसे सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, असम राइफल्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सशस्त्र सीमा बल, वैमानिक अनुसंधान केंद्र, सीआईडी, सीबी, डीआरडीओ जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इत्यादि की सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। साथ ही साथ विशेष संरक्षण समूह, सीमा सड़क विकास मंडल जिसे हम बीआरडीबी बोलते हैं, और वित्तीय गुप्तचर इकाई भारत की भी सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं होंगी। मुख्य रूप से बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति की गरिमा या उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, ऐसी जानकारी जो लोकहित के मुद्दे से संबंधित नहीं हो, ऐसी जानकारी जो भारत की गोपनीयता या भारत के किसी राज्य की गोपनीयता को भंग करती हो, वैदेशिक संबंधों की गोपनीयता को भंग करती हो, या जैसे आप समझ लें कि भारतीय सेना के संबंधित आप कोई भी खुफिया जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और भी कोई प्रश्न मन में रह रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जानकारी तुरंत प्रदान की जाएगी। और अंत में चलते चलते अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।